हेलो भाई, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए ज्यामिति पढ़ाएंगे। ज्यामिति के आप ध्यान से एक एक बिंदुओं को देखते चलिए, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट ये रहा, कह रहा है कि बिंदु किसे कहेंगे। पहला पॉइंट पूछा गया है कि बिंदु किसे कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बिंदु किसे कहेंगे? ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई भी त्रिज्या न हो। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई भी त्रिज्या न हो, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? बिंदु। जैसे आप समझिएगा, ये हमारा क्या होगा? बिंदु। ये हमारा क्या है? बिंदु है। ये भी हमारा क्या है? बिंदु है। क्यों? हमने बताया ऐसी आकृति जिसमें आपको त्रिज्या क्या हो? न दिखाई दे। क्या आपको इसमें त्रिज्या दिखाई दे रही है? नहीं। आपको इस वाले चित्र में त्रिज्या दिखाई दे रही है? नहीं। हमने बताया ऐसी आकृति जिसमें त्रिज्या नहीं होती है, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? बिंदु का बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। आप बताओ, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु से कितनी रेखा? 1 2 3 4 ऐसे अगर हम खींचते चले तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप बोलोगे सर अनंत रेखाएं खींची जा सकती। तो याद रखिएगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। क्यों? अगर ऐसे हम खींचते चले तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो पूछता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। बिंदु से ये बातें याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है रेखा किसे कहते हैं। अगला पॉइंट पूछा गया कि रेखा क्या होती है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं पहले सुनिएगा। बिंदुओं के या अनंत बिंदुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? रेखा। अनंत बिंदुओं के समूहों के मिलने से किसका निर्माण होगा? रेखा का निर्माण होता है। जैसे समझिएगा, अगर हम ऐसा एक बिंदु, ऐसे कई सारे बिंदु लेते चले और मिलाते चले, कई सारे बिंदु ऐसे लेते चले मिलाते चले, तो किसका निर्माण हो जाएगा? रेखा। वही हमने लिखा कि बिंदुओं के अनंत समूहों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है। पहली बात। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि रेखा दोनों ही साइडें, लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, रेखा दोनों ही साइडें क्या होती हैं? बढ़ती चली जाती है। रेखा दोनों ही साइडें क्या होती हैं? बढ़ती चली जाती हैं। समझ गए होंगे रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, वही हमने लिखा है रेखा के बारे में, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेखा के बाद अगला पॉइंट कह रहा है किरण किसे कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, किरण किसे कहेंगे? रेखा का वह भाग जिसका एक साइड क्या हो? फिक्स हो। रेखा का वह भाग जिसका एक साइड क्या हो? फिक्स हो, जबकि दूसरा साइड फिक्स न हो, अर्थात दूसरा साइड क्या हो? बढ़ता ही चला जाए। यदि रेखा का वह भाग जिसका एक साइड क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, जबकि दूसरा साइड क्या हो? फिक्स न हो, या अर्थात दूसरा साइड क्या हो? बढ़ता ही चला जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? किरण बोलेंगे। यदि एक साइड फिक्स है, दूसरा साइड फिक्स नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। समझ गए? वही हमने ऊपर लिखा कि ऐसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु हो, ये हमारा क्या है? प्रारंभिक बिंदु हो, लेकिन दूसरा अंत बिंदु क्या हो? अनिश्चित हो, ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। समझ गए किरण? अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा रेखाखंड किसे कहेंगे। रेखाखंड समझिएगा कि रेखा के एक फिक्स भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। जैसे आप समझिएगा, ये कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है? रेखा होता है। रेखा दोनों ही साइडें क्या है? बढ़ती चली जाएगी, लेफ्ट में भी बढ़ता चला जाता है और राइट में भी बढ़ता चला जाता है। जबकि इसका एक छोटा सा फिक्स भाग कट कर दिया जाए, ऐसे हम यहाँ से कट कर दे और यहाँ से कट कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है? रेखा खंड बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है? रेखा खंड बन जाता है। और दूसरा बात ये याद रखिएगा कि रेखा में दोनों ही साइडें क्या थी? फिक्स नहीं थी, अर्थात दोनों ही साइडें क्या थी? बढ़ती चली जा रही थी। जबकि रेखा खंड में क्या होगा? इसकी दोनों ही साइडें क्या होंगी? फिक्स होंगी। इसकी दोनों ही साइडें क्या होंगी? फिक्स होती हैं, अर्थात ये दोनों साइडें नहीं बढ़ेंगी। समझ गए? रेखाखंड क्या होगा? फिर से एक बार आप तीनों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखिएगा, रेखा किसे कहेंगे? इसको पहले रफ करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड भाई, बस रुक जाइएगा एक सेकेंड भाई। इसको अपन तीनों को आपको एक ही साथ दिखा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको तीनों में कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है। एक सेकेंड बस रुक जाइएगा, देखिएगा।
किसे कहेंगे, फिर से हम रेखा आपको बता देते, पहले हम आपको बता देते हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा ऐसी आकृति जिसकी दोनों ही साइडें क्या हो, बढ़ती चली जाए, दोनों ही साइडें क्या हो, बढ़ती चली जाए, लेफ्ट में भी बढ़ता चला जाए, राइट में भी बढ़ता चला जाए, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगला इसके बाद हमने पढ़ा है क्या, किरण। किरण किसे कहेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि ऐसी आकृति जिसका एक भाग क्या हो, फिक्स हो, लेकिन दूसरा भाग क्या हो, फिक्स नहीं हो, अर्थात एक साइड क्या हो जाए, वो स्थिर हो जाए, जबकि दूसरे साइड वो बढ़ती ही चली जाए, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तीसरा हमने बताया क्या, रेखाखंड। तीसरा हमने क्या बताया, रेखाखंड के बारे में हमने बताया। तो रेखाखंड किसे कहेंगे, ये भी आप समझ लीजिएगा। यदि रेखा के एक फिक्स भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड, अर्थात जिसके दोनों ही साइडें क्या हो, फिक्स हो, जिसके दोनों ही साइडें क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, अर्थात ये न इधर बढ़े, न लेफ्ट में बढ़े, न राइट में बढ़े, ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। अर्थात जिसकी दोनों ही साइडें क्या हो, फिक्स हो, ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद है अब तीनों ही चीजें क्या होंगे, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट पूछा गया है कि रेखा के प्रकार बताइए। हमें यह बताना है कि रेखाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, रेखाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, समझिएगा। पहला है समांतर रेखा। ठीक है, समझिएगा समांतर रेखा क्या होती है। ये रहा हमारा कुछ इस टाइप से, इधर स्पष्ट रूप से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, या अर्थात हम बोल सकते हैं क्या हो, सेम हो। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, सेम हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, सेम हो, तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। फिर से सुनिएगा, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, सेम हो। जब दो रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा कहीं पर भी मापा जाए क्या हो, सेम हो, तो ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी आपने देखी होगी, वो किस रूप में होती है, समांतर रेखा के रूप में होती है। समझ गए। अगला बिंदु देखिएगा, अगर समांतर रेखा को डिनोट किससे किया जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए ये ए है, ये हमारा बिंदु क्या है, सॉरी ये ए रेखा है और ये हमारी बी रेखा है। ये हमारी ए रेखा है और ये हमारी क्या, बी रेखा। इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए पैरेलल टू बी। इसको हम किससे दिखाते हैं, बराबर के चिन्ह से। ये हमारा बराबर ऐसे होता है, उसको हम खड़ा कर देते हैं, तो ए पैरेलल टू बी। समांतर रेखा का ये क्या होता है, चिन्ह होता है। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है अनुप्रस्थ रेखा किसे कहेंगे। अनुप्रस्थ रेखा से पहले एक छोटा सा प्रतिच्छेदित रेखा भी देख लीजिएगा। ये हमारा होता है प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहें, इसको आप समझ लीजिएगा। ये प्रतिच्छेदित रेखा, इसको आप देख लीजिएगा कि प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहते हैं, समझिएगा प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को क्या करें, कट कर दें, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी कट कर दें, तो ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। तो ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा है। समझ गए। इसको आप नाम दे भी सकते हो ए, इसको नाम दे दो बी, ठीक है, नाम दे सकते हैं। जब दो रेखाएं आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को कट कर दें, तो ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे। समझ गए। अब आ जाइए अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था, अनुप्रस्थ रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हमें बताना है। अनुप्रस्थ रेखाएं क्या होती है, इसको आप समझिएगा। अनुप्रस्थ रेखाएं क्या होती हैं, कह रहा है कि वो रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग तिर्यक रेखा भी कहते हैं। समझिएगा। एक रेखा ये हमारा है, एक रेखा जैसे एक रेखा ये हमारा रहा, एक रेखा हमारा ये रहा, ठीक है।
जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर कट कर दे तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो ये हमारा कौन सी रेखा हो जाएगी? ये हमारी रेखा कहलाएगी कौन सी? तिर्यक रेखा। ये हमारी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा होगी। समझ गए? तो ये हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। जब किन्हीं भी दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन अलग अलग बिंदुओं पर कट कर दे तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। समझ गए तिर्यक रेखा क्या होती है? ये भी समझ गए होंगे कि प्रतिच्छेदित रेखा क्या होगी। जब दो रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को कट कर दें तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? प्रतिच्छेदित रेखा। जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर कट कर दे तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। समझ गए होंगे दोनों बिंदुओं को। चले अगले बिंदु पे। चलिए अगला बिंदु देखिएगा। अगला बिंदु कह रहा है संगामी रेखा किसे कहेंगे? इसके बारे में हमें बताना है। संगम का, इलाहाबाद में अपने संगम का नाम सुना होगा ना। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। जैसे आप समझिएगा, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। जैसे समझिएगा, एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, तो ये कौन सी रेखा कहलाएंगी? ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। तीन भी हो सकती है, तीन से ज्यादा भी। ये तीन है और एक ये भी खींच लीजिए, 4 5, कितना भी हो सकती है। जबकि क्या कह रहा है? तीन या तीन से क्या होना चाहिए? अधिक। कह रहा है जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरे तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? संगामी रेखा बोलेंगे। समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। उम्मीद है रेखाओं के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमें बताना है कोण के बारे में। कोण किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा कि कोण किसे कहते हैं, समझिएगा। पहला फिगर आपको बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये रहा और एक कुछ इस टाइप से, समझिएगा। आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर में, एक भाग फिक्स है ना और एक भाग फिक्स है, जबकि दूसरा भाग क्या है? फिक्स नहीं है। जबकि इस वाले में देखिए एक भाग फिक्स है जबकि दूसरा भाग क्या है? फिक्स नहीं है। ऐसे आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। हमने बताया जिस ऐसी आकृति जिसका एक भाग फिक्स हो जबकि दूसरा भाग नहीं फिक्स होता, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। सुनिएगा कि जब दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये पहले वाले किरण और ये रहा दूसरा वाला किरण, इनके बीच का झुकाव कितना, इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। समझ गए कि कोण किसे कहेंगे? कोण कई सारे प्रकार के होंगे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, बहुत सारे कोण आएंगे। ठीक है, उनके बारे में अब एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे समझिएगा। लीजिए आ भी गया। कह रहा है कि कोण के प्रकार। पहला कह रहा है कि न्यून कोण किसे कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे आपको एक फिगर बड़ा सा बना के आपको दिखा देते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा। हमने बताया दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के, ये पहली किरण और ये हमारा दूसरा किरण, दो किरणों के बीच के झुकाव, ये कितने आपस में एक दूसरे से झुके हुए हैं, इनके झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इनके झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। और इसी झुकाव के आधार पर या इसी कोण के आधार पर टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। टोटल कोण को कितने भागों में बांट दिया गया है? 6 भागों में। समझिएगा न्यून कोण किसे कहेंगे। यदि दो किरणों के बीच का जो झुकाव है ना, यहीं पे हम लिख देते हैं, यदि दो किरणों के बीच का झुकाव, जैसे कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं, कोण को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। समझिएगा, जब दो किरणों के बीच के झुकाव 90 से क्या हो? कम हो। जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 से क्या हो? कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। जैसे हो सकता है 90 से कम क्या? 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, 45 हो सकता है। समझ गए?
जो झुकाव है वो 90 से कम होगा तो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। अब दूसरा कह रहा है समकोण। जब दो किरणों के बीच के झुकाव कितना हो जाए? 90 हो जाए। जब दो किरणों के बीच का झुकाव क्या हो? 90 हो जाए तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? समकोण। और जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 से क्या हो? कम हो तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। तो कि आपको हम फिगर के थ्रू भी आपको समझा देते हैं। 1 सेकेंड भाई, बस 1 सेकेंड देखिएगा। फिगर के इसको रब कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से थोड़ा समझा सके। इसको हम पहले क्या कर देते हैं? रब कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से क्या हो, फिगर के थ्रू समझिएगा। जैसे देखिएगा न्यून कोण का फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। हमने बताया जब दो किरणों के बीच का झुकाव क्या हो जाए? 90 से क्या हो? कम हो। 90 से क्या हो जाए? कम हो सकता है ये 60 हो। 90 से कम है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? न्यून कोण का। अब आ जाते हैं समकोण का एग्जाम्पल। जब दो किरण, ये रहा हमारा पहला किरण और ये हमारा रहा दूसरा किरण, जब दो किरणों का झुकाव कितना हो? 90 डिग्री हो। जब दो किरणों के बीच की झुकाव जो 90 डिग्री हो तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण। तीसरा है अधिक कोण के बारे में देखिएगा। अधिक कोण किसे कहेंगे? जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है ना वो 90 से क्या हो? ज्यादा हो। 90 से क्या हो? ज्यादा हो, जबकि 180 से क्या हो? कम हो। जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। जैसे इसको समझिएगा, इसको फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं। ये पहला किरण और ये रहा हमारा दूसरा किरण। अगर ये एंगल कितना बन जाए? 120। दो किरणों के बीच का जो झुकाव है 120 डिग्री हो तो वो किस में चला जाएगा? अधिक कोण में। हाँ, समझ गए? 90 से क्या होना चाहिए? ज्यादा, और 180 से क्या होना चाहिए? कम। तो ये किस में चला जाएगा? अधिक कोण में। अब आ जाते हैं ऋजु कोण के बारे में समझिएगा। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है ना, ये जैसे ये रखिए आप, ये रहा हमारा पहला और ये रहा हमारा, यहां से ये रहा हमारा पहला और ये हमारा रहा दूसरा। जब दो किरणों के बीच का झुकाव कितना बन जाए? 180 डिग्री बन जाए तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180। वही तो बात है, जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो 180 के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। कहीं ना कहीं ऋजु कोण में एंगल कितने का बनता है? 180 का। एंगल कितने का बनेगा? 180 का। अधिक कोण में क्या होगा? 90 से ज्यादा और 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ गए? ध्यान से देख लीजिएगा। जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 से क्या हो? कम हो तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव हो क्या हो? 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण। जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 से ज्यादा और 180 से कम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जब दो किरणों के बीच का झुकाव कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। समझ गए ये चारों को? अगला बिंदु देखिएगा। अगला बिंदु कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिक्षेप कोण किसे कहेंगे? इसको आप समझिएगा, प्रतिक्षेप कोण। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है ना, एक सेकंड, ये भैया थोड़ा सा 1 सेकंड समझिएगा। जब दो किरणों के जो बीच का जो झुकाव है वो कितना हो जाए? 100, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 180 से क्या हो जाए? ज्यादा। 180 से क्या हो? ज्यादा हो, जबकि 360 से क्या हो? कम हो। जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो 180 से क्या हो? ज्यादा हो जाए और 360 से क्या हो जाए? कम हो जाए तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आप समझिएगा, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसमें क्या होगा? एक ये रहा हमारा पहला और ये रहा हमारा दूसरा किरण, और इनके बीच का जो झुकाव है वो कितना होना चाहिए? 180 से ज्यादा। तो 180 से ज्यादा यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए एंगल 270 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। 180 से क्या है? ज्यादा है, जबकि 360 से क्या है? ये देखिएगा आप, 180 से क्या है? ज्यादा है, जबकि 360 से क्या? कम है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब आ जाते हैं कंप्लीट एंगल। पूर्ण एंगल के बारे में समझिएगा। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये रहा हमारा पहला किरण
और इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, दूसरा किरण होता है। जब एक किरण घूमते हुए घूमते 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 पुनः उसी के ऊपर आ जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब एक किरण, दो किरण स्पष्ट रूप से एक साथ होती हैं, जब एक किरण घूमते हुए घूमते घूमते पुनः दूसरे किरण के ऊपर आ जाए या दोनों किरण एक साथ हो जाए, तो ऐसे किरण को हम क्या बोलेंगे, सॉरी ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। दो किरण थी ऐसे, फिर से एक बार समझिएगा इसको दूसरे कलर से देखिए, ये हमारा रहा दूसरा एंगल और जो ये रहा हमारा पहला एंगल। दो एंगल, दो किरण आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी दो किरण आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये ग्रीन वाला, हम किसको घुमाते हैं, ग्रीन वाले को, ऐसे हम घुमाते चले छोटे वाले को, ऐसे घूमते 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 पुनः एक दूसरे के क्या हो जाए, ऊपर आ जाए, तो एक पूरा कितना डिग्री घूम चुकी, 360 डिग्री। कितना चुकी, घूम चुकी 360 डिग्री। तो याद रखिएगा कंप्लीट एंगल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल। या फिर हम बोल सकते हैं जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव वो एकदम न रहे, क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। समझ गए। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु बोला है कि कोटि पूरक एंगल किसे कहेंगे, या फिर हमसे इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। समझिएगा ये कोणों के संबंध के बारे में बताया कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। समझिएगा जब किन्हीं भी दो किरणों का योग अल्फा और एक हम मान लेते हैं बीटा, जब किन्हीं भी दो कोणों का सम कितना हो जाए 90, जब किन्हीं भी दो कोणों का सम कितना हो जाए 90 हो जाए, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे हम आपको बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा रहा अल्फा और ये हमारा रहा बीटा, ठीक है। जब इन दोनों का सम कितना हो जाए, जब किन्हीं भी दो कोणों का सम कितना हो जाए 90 हो जाए, तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। समझ गए। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। जब इन दोनों का सम 90 होगा तो वह एंगल कौन सा कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। समझ गए। अगले पे चलते हैं। कोटिपूरक कोण समझ में आ गया होगा। चले अगले बिंदु पे। अगला बिंदु देखिएगा, अगला बिंदु है समपूरक कोण, या इसे हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे। समझिएगा सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, समझिएगा यार। ये रहा हमारा कुछ इस टाइप से एक फिगर बना के आपको समझा देते हैं। ये रहा हमारा अल्फा और ये हमारा रहा बीटा। जब किन्हीं भी दो कोणों का सम 180 के क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलेंगे। समझ गए। जब दो कोणों का सम 180 के क्या हो, बराबर आ जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, समपूरक। अल्फा और बीटा का मान जब 180 के क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। यदि किन्हीं भी दो कोणों का सम कितना हो जाए 90 हो जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है। जब दो कोणों का सम 90 के बराबर हो, तो ऐसे कोण को बोलेंगे कोटिपूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 180 के बराबर हो जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। समझ गए कोटिपूरक और समपूरक। अगले बिंदु पे चले। अगला बिंदु देखिएगा, कह रहा रेखीय युग्म कोण। समझिएगा, भैया को फिगर उधर बनाना चाहिए, चलिए ठीक है, फिर भी देखते हैं। रेखीय युग्म कोण समझिएगा, रेखीय युग्म कोण किसे कहेंगे, समझिएगा। रेखीय युग्म कोण कई फिगर बना देते हैं, इसको भी हम समझा देंगे। समझिएगा रेखीय युग्म कोण किसे कहेंगे, एक रेखा पर एक बिंदु से, समझिएगा ये हमारी एक रेखा हो गई, एक रेखा पर एक बिंदु पर एक ही साइड बनने वाले कोण। एक ही साइड का मतलब होगा, हम जब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर, और जब नीचे की बात करेंगे तो नीचे, एक ही साइड। ठीक है। एक ही रेखा पर एक बिंदु से
एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे। जैसे इनका मान अल्फा मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बीटा, और इसे हम क्या मान लेते हैं? गामा। फिर से सुनिएगा, एक रेखा पर एक बिंदु से एक ही साइड बने कोण रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे। तो ये कौन से कोण हो जाएंगे? रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे। और रेखीय युग्म कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180। रेखीय युग्म कोण हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे इनका भी सम कितना होना चाहिए? इसको भी हम कोण नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। और इनका भी सम हमेशा कितना होना चाहिए? 180। क्यों? कि रेखीय युग्म कोण हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180। ऐसे भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 180। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। समझ गए? अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है आसन्न कोण किसे कहेंगे? इसके बारे में समझिएगा। आसन्न कोण क्या होता है समझिएगा। चलिए यहीं पे हम समझा देते हैं, रुकिएगा भाई। आसन्न कोण समझिएगा। ये रहा हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अल्फा। और ये रहा हमारा बीटा। समझिएगा आसन्न कोण अल्फा और बीटा आसन्न कोण कब होंगे समझिएगा। पहला पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो भुजा होंगे ना, अल्फा और बीटा आसन्न कोण कब होंगे? जब इनके बीच का जो भुजा होगी वो दोनों में क्या होने चाहिए? कॉमन। जैसे इसको हम नाम दे दे ए, इसको हम नाम दे ए, और इसे हम नाम दे देते हैं बी, और इसे नाम देते हैं सी। जैसे एंगल लेते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ और बी। एंगल ले लेते हैं बी ओ सी, एंगल ये हमारा हम बी ओ सी। अब बताओ इनके बीच का जो भुजा है बी ओ, क्या इसमें और इसमें आ नहीं रहा है? सॉरी, ओ बी क्या इनके और इनके बीच में नहीं आ रहा है? आसन्न कोण कब कहलाएंगे? अल्फा बीटा आसन्न कोण कब होंगे? जब इनके बीच के जो भुजाएं हैं ना वो दोनों में क्या होनी चाहिए? कॉमन। ओ बी इसमें भी कॉमन है और ओ बी इसमें भी है, पहला शर्त। दूसरा शर्त, इनके जो शीर्ष होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। अर्थात इन तीनों भुजाओं के शीर्ष क्या होने चाहिए? एक होनी चाहिए। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, जो ये कॉमन भुजा है ना, ये भुजा ऐसी है जो दोनों में है ना, ये भुजा क्या है? दोनों में। जब ये एंगल बनाएगा अल्फा और बीटा तो ये भुजा दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों मेरे भाई भुजा हैं, ये भुजा दोनों एंगलों में आ रहा है ना, तो ये जो भुजा होगी ये दोनों में आनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भुजा कॉमन नहीं है, ऐसी भुजाएं जो कॉमन नहीं है, जैसे ये भुजा कॉमन है नहीं है, ये भुजा कॉमन है नहीं है, जो भुजा कॉमन है वो तो दोनों में होगी, और जो भुजा कॉमन नहीं है वो जो कॉमन भुजा उसके विपरीत साइड होनी चाहिए। समझ गए? फिर से सुनिएगा, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत होनी चाहिए। जैसे ये कॉमन थी, इसके जस्ट विपरीत होनी चाहिए। ये भुजा कॉमन थी, जस्ट इसके विपरीत होनी चाहिए। समझ गए? अगर ये तीनों शर्त लागू होंगे तब जाके अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। तब जाके ये दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। समझ गए? समझ गए होंगे। देखिएगा एक सेकेंड भाई, जैसे यही पे हम समझा देते हैं आपको, फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा आसन्न कोण की पहचान क्या? उनकी एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। अब बताओ ये उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में शामिल है ना, देखिएगा ये भुजा क्या है? दोनों में शामिल है। अरे एंगल बनेगा अल्फा या बीटा तो ये दोनों में आएगा। दूसरी चीज, उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब होता है ऐसा शीर्ष जो सब में क्या हो? ऐसा शीर्ष जो सब में क्या हो? कॉमन हो। अब बताओ ये शीर्ष कॉमन है ना, देखो अब तीनों में ये कॉमन है, ठीक है। और गैर उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा उभयनिष्ठ थी और ये दोनों भुजा क्या है? गैर उभयनिष्ठ हैं। गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होना चाहिए, मतलब एक इधर होना चाहिए तो दूसरा, एक ऊपर होना चाहिए तो दूसरा नीचे होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें लागू होती हैं तो अल्फा और बीटा क्या होंगे? आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। तब जाके अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे? हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। समझ गए? चलिएगा ध्यान से अगला बिंदु पे चलते हैं। अगला बिंदु देखिएगा, कह रहा है संगत कोण। संगत कोण किसे कहेंगे वो भी समझ लीजिएगा। यहीं पे एक दो भी पॉइंट और होंगे,
समझिएगा। कह रहा है कि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण और एक ही ओर के सामने के बहिष्कोण को संगत कोण कहते हैं। समझिएगा। कह रहा है जब दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ये हमारी हो गई और एक समांतर रेखा हमारी ये हो गई, ये समझिएगा ये हमारी समांतर रेखा है, ठीक है, एक समांतर रेखा ये हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या करे, कट कर दे, तो इनसे बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। वो भी इसके लिए भी कुछ नियम है, समझिएगा संगत कोण कब होंगे, इन्हें हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम इनके बीच बनने वाले कोण को हम नाम दे देते हैं, जैसे कोण 1, 2 और इसको एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। संगत कोण कब होंगे, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा रहा तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई लाइन कट कर देती है तो ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा की इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगा तिर्यक रेखा का लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम मान लेते हैं तिर्यक रेखा का क्या, राइट हैंड साइड मान लेते हैं। अब समझिएगा, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में देखिएगा, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में और तिर्यक रेखा के लेफ्ट में ध्यान से देखिएगा और तिर्यक रेखा के जस्ट राइट में देखिएगा। बस ये दो चीजें देखिएगा और साथ ही साथ समांतर लाइन को कंपेयर कर लीजिएगा, आपको संगत कोण समझ में आ जाएगा। जैसे समझिएगा, ये तिर्यक रेखा के हम लेफ्ट में देखते हैं तो 1, 4, 6, 8 लेफ्ट में है। अब समझिएगा, एंगल 1 एंगल 6 के बराबर होगा, कैसे होगा वो समझिएगा। ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट में और ये सारे लेफ्ट में है। और दूसरी चीज ये देखिएगा, ये समांतर रेखा के जस्ट कहां पे है, एंगल 1 तिर्यक रेखा के बाएं है और समांतर रेखा के ऊपर है। ऐसे ही एंगल 6 देखिएगा, तिर्यक रेखा के किधर है, बाएं है और समांतर रेखा के जस्ट क्या है, ऊपर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल 1 एंगल 6 के क्या होगा, बराबर होगा। किस हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। फिर आते हैं, फिर से दूसरा एग्जांपल देखिएगा, तिर्यक रेखा के जस्ट लेफ्ट में देखते हैं, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 8 के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 8 के क्या होगा, बराबर होगा। समझिएगा, समांतर रेखा के जस्ट नीचे 4 तो समांतर रेखा के जस्ट नीचे भी क्या है, 8 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल 4 एंगल 8 के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही एंगल 2 को देखिएगा, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। क्यों, ये तिर्यक रेखा के किधर है, राइट साइड में है और समांतर रेखा के ऊपर है। ऐसे ही इधर देखिएगा, तिर्यक रेखा के राइट में कौन है, 5 और समांतर रेखा के जस्ट ऊपर है। तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। ऐसे ही एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। क्यों, क्योंकि एंगल 3 भी राइट साइड में है और एंगल 7 भी क्या है, राइट साइड में है। समांतर रेखा के जस्ट नीचे 3 है तो समांतर रेखा के जस्ट नीचे क्या होगा, 7 होगा। ये चारों एंगल आपस में बराबर होंगे, किस हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। किस हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। समझ गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए। अगले बिंदु पर चले, अगला बिंदु देखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है एकांतर कोण किसे कहेंगे, उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। समझिएगा एकांतर कोण के बारे में, यहीं पर बना देते हैं फिगर, ठीक है। समझिएगा, जैसे ये दो समांतर लाइन होगी, तो समांतर लाइन को अगर कोई तीसरी रेखा कट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। और इनके बीच का एंगल लिख लेते हैं, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नाम दे देते हैं, ठीक है। 6, 7 और 8। एक होता है एकांतर कोण में भी दो अल्टरनेट एंगल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है अंतः एकांतर कोण और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। समझिएगा, जब दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण अंदर के हो तो उसे हम बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। जब जो समांतर लाइन है ना, उसके बाहर अगर एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। जब समांतर कोण के अंदर एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो अंतः कोण, बाहर बनेंगे तो बाह्य कोण। फिर से, और एकांतर कोण को हम जेड शेप से पहचानते हैं। कौन से शेप से, जेड शेप से। समझिएगा, ये हमारा रहा जेड शेप
और एक उल्टा जेड शेप बना देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, समझिएगा। अगर इसी फिगर में देखिएगा जेड शेप हम आपको दिखा भी देते हैं, एकांतर कब कोण होगा, ये देखिए ये रहा कुछ जेड शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, जेड शेप। जेड शेप के अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। किस हिसाब से, अंत एकांतर कोण से। हमने बताया जेड शेप के अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। एंगल ये जितना होगा उतना एंगल ये होगा। इस हिसाब से देखिए एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो सीधा जेड था, उल्टा जेड भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा कौन सा जेड होगा, ये वाला हमारा, ये हमारा होगा उल्टा जेड, ठीक है। अगर उल्टा जेड के अंदर भी एंगल क्या बने, बराबर हो जाए, उल्टा जेड में भी जो अंदर के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो वो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के। ये दोनों क्या है, समांतर रेखा के अंदर के कोण है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अंत एकांतर कोण। इसे हम क्या बोलते हैं, अंत एकांतर कोण बोलते हैं, समझ गए। या फिर ऐसे भी समझ लीजिएगा, जब जेड शेप के अंदर के एंगल बने तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे, अंत एकांतर कोण कहलाएंगे। और जब जेड शेप के बाहर के कोण बने तो वो कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं बाह्य कोण कैसे होगा। एक सेकंड भैया, मच्छर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं भैया, समझिए आज मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए। चलिए देखिएगा बाह्य कोण समझिएगा, ये था एकांतर आय कोण। अब हम बताते हैं आपको बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। ये रहा हमारा बाह्य एकांतर कोण, समझिएगा कैसे, बाह्य एकांतर कोण। जेड के अंदर के जब एंगल दिखाई दे, जैसे जेड ये दिखाई दे रहा था तो एंगल 2 एंगल 5 के बराबर। ये सीधा जेड देखिए एंगल 3 एंगल 6 के बराबर। ये थे अंत एकांतर कोण के हिसाब से। अब आ जाते हैं बाह्य एकांतर कोण के हिसाब से। भैया थोड़ा सा क्या करें, परेशान कर दिए, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, समझिएगा एंगल 3 किसके बराबर था, 6 के। तिरछा था ना एंगल 3, दोनों अंदर के थे, एंगल 3 एंगल 6 के, तिरछा थे और अंदर थे। वैसे इसको भी देखिएगा, एंगल 4 एंगल 8 के नहीं बराबर होगा, एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। क्यों, ये 3 6 के अंदर थे बराबर, तिरछा में थे और अंदर थे। वैसे तिरछा में आप बाहर देखें तो 4 किसके बराबर होगा, 8 के। वैसे एंगल 2 एंगल 5 के बराबर था अंत एकांतर कोण के हिसाब से। तो बाहर तिरछा देखें तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। अब देखिएगा, समझिएगा, और कुछ इसमें बस इतना ही था ना। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। बाह्य एकांतर कोण के हिसाब से और अंत एकांतर कोण के हिसाब से एंगल 2 एंगल 5 के बराबर, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर। और कोई सा भी एंगल बाकी नहीं है। समझ गए होंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में बस देखिएगा जेड शेप, देखिएगा जेड शेप के अगर अंदर के एंगल हों तो वो होंगे अंत एकांतर कोण। जेड शेप के बाहर के एंगल हों तो वो हमारे होंगे एकांतर बाह्य कोण। बस ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है उसको भी समझिएगा। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करें, ठीक है, जैसे एंगल ये रहा रेखा ए और ये रहा हमारा रेखा बी, ये हमारी रेखा ए और ये रहा हमारा रेखा बी। जब कह रहा है दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये अल्फा किसके बराबर, अगर इसे अल्फा नाम दिया जाए तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, बीटा। अगर इसे नाम दे दिया जाए एंगल 1 तो इसे नाम क्या दिया जाएगा, एंगल 2। जैसे आपको कैंची देखे है ना, कैंची में आप देखिएगा ऐसे कैंची होती है ना, जिसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना घटेगा। तो एक जो दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट बराबर। अगर नीचे से आप बड़ा करोगे, जैसे आप समझो कैंची अगर बी एंगल बी को देखिए, ए और बी को अगर हम बढ़ाएं तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बीटा को बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा,
वैसे इधर से देखा, अगर इधर से हम कम करें तो एंगल ए को कम करेंगे तो एंगल 2 भी क्या होगा, कम होगा। कहीं ना कहीं अल्फा किसके बराबर हो जाता है, अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, बीटा के, और एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। किस हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। समझ गए? ये सारे थ्योरी हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इससे संबंधित सारे सवालों को लेकर। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।